नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार बुगालिया, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आप देख रहे हैं मोटिवेशन योजना यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वह है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। वर्तमान में जो सरकार दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के साथ आर्थिक रूप से भेदभाव कर रही है, उनके राजनीतिक और शैक्षणिक और राजकीय सर्विस में आरक्षण खत्म करती जा रही है और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, जिससे ये लोग आर्थिक रूप से और शैक्षणिक स्तर पर कमज़ोर होते जाएंगे और एक तरह से इन समाजों को मिटाने का काम किया जा रहा है। सत्ता की साझेदारी ये कक्षा 10 का एक लेसन है और इसमें सत्ता की साझेदारी है, जो जरूर आप पढ़ें इसको। इसके लिए दो उदाहरण ले रहे हैं हम, दो देशों के, एक है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी सिहेली भाषा की बोलने वाली जो बौद्धिस्ट हैं और ये 74% हैं। दूसरी जो आबादी है वह 40% है, 80% है, जो तमिल भाषा बोलने वाली हैं और जो हिंदुस्तान से गए हुए मजदूर वर्ग थे, जो अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ के चाय के बागानों में काम करने वाले थे, जो उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में निवास करते हैं। और 7% आबादी ईसाई है, जो भी हिंदुस्तान से गई हुई है। यहाँ पे श्रीलंका की सरकार ने 1953 में एक कानून पास किया जिसके तहत सिहेली भाषा को मातृभाषा बनाया गया और तमिलों का बहिष्कार किया गया। तमिलों को शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक और विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। धीरे धीरे ये समुदाय आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया और राजनीतिक रूप से ये कमज़ोर होते गए और जिसकी परिणति 1980 में इनमें उग्र विद्रोह पैदा हुआ, जिसका नेतृत्व प्रभाकर ने किया, जिसे लिट्ठे के नाम से जाना जाता है। इसके संगठन को उन्होंने एक नए राज्य का गठन किया तमिल के नाम से। श्रीलंका में इसकी वजह से गृह युद्ध की नौबत आ गई और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चुनाव के दौरान लिट्ठों ने उड़ा दिया, मार दिया गया। तो ये श्रीलंका की स्थिति हुई जहां पर अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की नौबत आई। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं बेल्जियम। बेल्जियम में कमोबेश वही श्रीलंका वाली स्थिति। बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले समुदाय रहते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन 1%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 54% और फ्रेंच बोलने वाले 40%। तो यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, जबकि अल्पसंख्यक यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले उनको समृद्ध लोग थे, धनी लोग थे और उनको राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व मिला, जिसकी वजह से डच भाषीय लोगों में कुंठा पैदा होने लगी और वो आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर समझने लगी।
और उनमें आपस में संघर्ष पैदा होने लगा। बेल्जियम सरकार ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने इसका समाधान करने के लिए 4 संविधान संशोधन किए 1970 से लेकर 1993 के बीच में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो आबादी थी वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे। इसकी वजह से वहाँ पर फ्रेंच लोगों का बहुमत अधिक था। ये सब स्थितियाँ बेल्जियम के लिए विकट थी, पर उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को एक साथ मिलाकर देश के निर्माण का काम किया। बेल्जियम की सरकार ने पहला काम किया कि केंद्र के नियंत्रण से राज्य सरकारों को बाहर किया और उनको अधिक अधिकार दिए। दोनों समुदाय फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया। कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों का ही बहुमत जरूरी होता था। एक ब्रुसेल्स में एक अन्य सरकार बनाई गई जिसके तहत उसे सामुदायिक सरकार कहा गया। उसमें तीनों जर्मन, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और उनको विशेष विषय दिए गए, भाषा, संस्कृति और शिक्षा। जब तक तीनों भाषा बोलने वाले इसको पास नहीं करते तब तक कोई भी कानून वहाँ पास नहीं होता। इस प्रकार बेल्जियम ने अपने सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया और देश का विकास किया। आज यूरोप में बेल्जियम अन्य देशों के मुकाबले अधिक समृद्ध देश है। तो हम दोनों देशों श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण लिए हमने, तो हम दोनों देशों में देखा जहाँ पर अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिला वो देश तरक्की कर जाता है। परंतु भारत में जो स्थिति विकट होती जा रही है, यहाँ अल्पसंख्यकों और दलितों, आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, उनका आर्थिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ये भारत के लिए उचित नहीं होगा। आने वाले समय में समाजों के बीच में द्वेष भावना बढ़ती जाएगी और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज़ादी के समय भारत सरकार ने हिंदी को प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की, परंतु तमिल भाषी दक्षिण के राज्यों ने इसका विरोध किया और भाषी आधार पे पोटी श्री रामल्लू ने आंध्रा का निर्माण करवाया तेलुगु भाषी के लिए। ऐसे ही गुजरात और महाराष्ट्र का भाषाओं के आधार पर निर्माण हुआ। ऐसे ही भारत में पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ भाषी आधार। तो हमें समझना होगा कि सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो कमज़ोर तबका हो या बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। हम किसी एक समाज को अगर पीछे छोड़ते हैं तो वो हमारे लिए घाव का काम करेगा। तो हमें विचार करना होगा कि हमें कैसा देश चाहिए, विकसित देश चाहिए या किसी समुदाय को दबा के विकास करना है या सभी का विकास करना है। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टाइम ओके, हैव अ गुड